मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज चीन के संविधान के अंतर्गत व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यवस्थापिका। चीन में एक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है और यहाँ पर व्यवस्थापिका को, जिसे हम अपने देश में संसद कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहते हैं, स्विट्जरलैंड में संघीय सभा कहते हैं, चीन में इसे नाम दिया गया है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये यहाँ की संसद है। अन्य देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। चीन में व्यवस्थापिका एक सदनीय है। तो चीन में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। विशेष करके जब हम देखते हैं कि दुनिया में प्रायः सभी देशों में व्यवस्थापिका के 2 सदन बनाए जाते हैं, चीन में केवल एक सदन का गठन किया गया है। क्यों? क्योंकि चीन की शासन व्यवस्था एकात्मक है। चीन की साम्यवादी व्यवस्था में सामान्य वाद विवाद या सार्वजनिक चर्चा की मनाही होती है, क्योंकि यदि सार्वजनिक चर्चा होगी, वाद विवाद होगा, तो उसमें शासन की आलोचना भी होगी। और साम्यवादी व्यवस्था किसी प्रकार की आलोचना या विरोध को स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए यहाँ की व्यवस्थापिका भी एक सदनात्मक बनाई गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान कहता है कि राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति और अंतिम शक्ति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में निहित होगी। सभी प्रकार की शक्तियां इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में निहित होती है। देखें कौन कौन सी व्यवस्थाएं इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के लिए चीन का संविधान करता है। सबसे पहले संगठन पर चर्चा करें। इसका संगठन प्रत्यक्ष और वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है। जनता इसके सदस्यों का निर्वाचन करती है और कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वह न केवल मतदान कर सकता है, अपितु किसी भी पद का चुनाव लड़ सकता है। सदस्य संख्या, इसकी सदस्य संख्या 2980 है, मतलब लगभग 3000 इसकी सदस्य संख्या है। चीन में जितने भी इकाइयां हैं, स्वायत्त प्रदेश हैं, केंद्र सरकार के अधीन प्रत्यक्ष नगर पालिकाएं हैं, जिले हैं, इन सभी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन होता है। निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य होता है, मतलब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति निर्वाचित होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 वर्ष के पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है। और विशेषाधिकार, इसके सदस्यों को भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है और अधिवेशन के दिनों में इसके सदस्यों को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फौजदारी मामलों में भी गिरफ्तारी तब की जा सकती है जब इसका अध्यक्ष इसकी अनुमति देगा। फिर है अधिवेशन। इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है और यह अधिवेशन 2 या 4 दिन चलता है। सोचिए कि 3000 सदस्य जब वर्ष में एक बार अधिवेशन के लिए बैठते हैं और इनका यह अधिवेशन 2 या 4 दिन 5 दिन चलता है, तो सोचिए इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की वास्तविक स्थिति क्या होगी। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 1964-65 में एक बार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थापना की गई थी पुराने संविधान के अनुसार, और अगला अधिवेशन उसका 1975 में हुआ था। सोचिए कि 10 साल में एक बार अधिवेशन संसद का बुलाया गया था। सोचिए स्थिति क्या होगी। यहाँ पर जो निर्वाचन होते हैं, इन निर्वाचनों में कोई भी आदमी अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता। दल की जो शीर्ष संस्था है, जो सर्वोच्च संस्था है, पूरे सदस्यों का नाम पहले निर्धारित करती है
कि अमुक अमुक व्यक्ति यहाँ से निर्वाचित होंगे और यहाँ पर निर्वाचन प्रायः सर्वसम्मति से होते हैं और मतदान अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पर 99.9% मतदान होता है। और सोच लीजिए यहाँ पर निर्वाचन किस प्रकार से होता है। दल का जो सर्वोच्च संगठन है वही पूरे नाम निर्धारित करता है और वही लोग जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं और वही लोग सर्वसम्मति से एक मत से निर्विरोध रूप से जीतते हैं। तो इनका साल भर में एक अधिवेशन होता है। कोई जरूरी नहीं है कि वर्ष में या दूसरे वर्ष में इसका अधिवेशन हो, लेकिन संविधान कहता है वर्ष में एक अधिवेशन होना चाहिए। फिर है इसके पदाधिकारी, इसमें एक अध्यक्ष होता है और कुछ उपाध्यक्ष होते हैं और ये सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। देखें इसके कार्य और शक्तियां। इसके कार्य और शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले है कानूनों का निर्माण करना। स्वाभाविक है, संसद है, कानूनों का निर्माण प्रत्येक संसदें करती हैं। इसे भी कानून बनाने का अंतिम और पूर्ण अधिकार है। क्योंकि एक आत्मक शासन है, इसलिए शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची, समर्थ सूची वगैरह वगैरह में नहीं बांटा गया है। जो भी विषय है सभी विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसको है। दूसरा है संशोधन की शक्ति। यह अपने 2/3 बहुमत से संविधान में आवश्यक संशोधन कर सकती है। फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग। तो राज्य परिषद और केंद्रीय सैनिक आयोग ये दोनों संस्थाएं और राष्ट्रपति भी इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य परिषद के सदस्य यहाँ पर उपस्थित होते हैं और यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। सोचिए कि जो लोग 4 दिन के लिए साल भर में मिलते हैं, जहाँ पर 3000 सदस्य संख्या है, वो कितना प्रश्न पूछते होंगे और कितने प्रश्नों का जवाब यहाँ के मंत्री लोग देते होंगे, सोचने की बात है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का इसका अंतिम अधिकार है और समस्त संस्थाएं न केवल कार्यपालिका उसमें सम्मिलित है, अपनी तो पूरी व्यवस्था इसके प्रति उत्तरदायी होकर के काम करती है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सर्वोच्च है, समस्त संस्थाएं, समस्त पदाधिकारी इसके प्रति उत्तरदायी होकर काम करते हैं। फिर है निर्वाचन की शक्ति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री का निर्वाचन, राज्य परिषद के अन्य सदस्यों का जैसे उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलर्स, मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री, महासचिव, ऑडिटर जनरल, न्यायाधीश, राजदूत, तमाम प्रकार के जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, किसी की नियुक्ति नहीं होती, यहाँ पर निर्वाचन होता है और राष्ट्रीय जन कांग्रेस इसके सदस्यों का, इन समस्त पदाधिकारियों का निर्वाचन करती है। तो निर्वाचन की इसे अनन्य शक्तियां प्राप्त है। वास्तविकता क्या है, दल स्तर पर पहले सभी पदाधिकारियों की लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट को कोई एक मंत्री राष्ट्रीय जन कांग्रेस की बैठक में खड़े होकर पूरी लिस्ट को सुना देता है और फिर मतदान होता है। मतदान में सब कोई हाथ उठा देते हैं और इस प्रकार से उस व्यक्ति का निर्वाचन संपन्न हो जाता है। ये व्यवहार है। तो सभी प्रकार के और स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन, प्रोक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन, सभी पदाधिकारी जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं सबका निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। फिर है प्रत्यावर्तन। इसे अपने निर्वाचित पदाधिकारी को वापस बुलाने का अधिकार है। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्तन कुछ रूप में स्विट्जरलैंड में भी प्रचलित है, कुछ रूप में, बिल्कुल रेयर। प्रत्यावर्तन क्या होता है? सामान्य रूप में जिस प्रतिनिधि का निर्वाचन आम नागरिक करते हैं उसका एक कार्यकाल निश्चित होता है, 5 वर्ष हो, कहीं पर 4 वर्ष, जो भी हो। इस कार्यकाल के पहले उसको वापस बुला लेना और उसके स्थान पर दूसरे सदस्य का निर्वाचन करना प्रत्यावर्तन कहलाता है।
मतलब उसको वापस बुलाना प्रत्यावर्तन है। प्रत्यावर्तन मतलब वापस बुलाना। उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है कि जिस क्षेत्र से वह व्यक्ति निर्वाचित हुआ है, वह प्रतिनिधि निर्वाचित हुआ है, वहां के रहने वाले, वहां के मतदाता एक निश्चित संख्या में सिग्नेचर करके उस एक एप्लीकेशन को शासन के पास देते हैं कि हम इन कारणों से अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के कार्य से संतुष्ट नहीं है, हम उसे वापस बुलाना चाहते हैं। तो शासन वहां पर निर्वाचन की व्यवस्था, वहां पर मतदान की व्यवस्था करते हैं। नागरिक मतदान करते हैं और अपने मतों को अभिव्यक्त करते हैं। और यदि मान लीजिए वहां के आधे से अधिक मतदाता उसको बुलाने के पक्ष में वोट देते हैं, तो उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है और फिर बाद में अगले निर्वाचन में दूसरे व्यक्ति को निर्वाचन करके भेज दिया जाता है। तो प्रत्यावर्तन का मतलब होता है एक निश्चित अवधि के पूर्व किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने पद से वापस बुलाना, ये प्रत्यावर्तन होता है। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस इन समस्त पदाधिकारियों को जिन्हें निर्वाचित करती है, किसी को भी पद से वापस बुला सकती है, पद से हटा सकती है। और युद्ध और शांति की घोषणा करती, इसे युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार है। मतलब यह है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश की शासन व्यवस्था का निरीक्षण करना, नियंत्रण करना और अपना नियंत्रण बनाए रखना, ये राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कार्य। इसके कार्यों को पढ़ करके ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस वास्तविक रूप में शक्तिशाली है, सर्वोच्च है। स्वाभाविक है इसका शक्तिशाली होना, इसका सर्वोच्च होना भी तो सही है, लेकिन वास्तविकता अलग है। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। वास्तविकता क्या है? इसमें कई प्रकार की कमियां हैं इस व्यवस्था में। देखें कौन कौन सी कमियां हैं। सबसे पहले है कम अधिवेशन। इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है। भारत में 3 अधिवेशन होते हैं: बजटकालीन सत्र, वर्षाकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। अमेरिका में अधिवेशन 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शुरू हो जाता है और यह लगभग मई जून तक चलता है। स्विट्जरलैंड में इतना छोटा सा देश है, इतने कम सदस्य हैं, लेकिन फिर भी वहां पर संसद का अधिवेशन साल भर में 4 बार बुलाया जाता है। हर 3-3 महीने के अंतराल में वहां पर 4 बार बुलाया जाता है। लेकिन चीन में अधिवेशन वर्ष में 1 बार होता है। वह भी जरूरी नहीं कि प्रत्येक वर्ष इसका अधिवेशन हो, वो भी जरूरी नहीं। अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि 1964 में जिस राष्ट्रीय जन कांग्रेस को 1 बार बुलाया गया था, 1975 में 10 साल के बाद राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था। यद्यपि गठन हो चुका था, यह नहीं हुआ तो वो चीफ की सरकार जाने, लेकिन 10 वर्ष के बाद इसका अधिवेशन बुलाया गया था। तो इसका अधिवेशन बहुत कम अवधि का होता है। दूसरी चीज, सदस्यों की अधिकता है। 3000 सदस्य हैं और 3000 सदस्य क्या बोल पाते होंगे, जरा सोचने की बात। फिर है विरोधी दल का अभाव। यहाँ पर कोई विरोधी दल नहीं होता, एक दलीय व्यवस्था है। सब के सब कट्टर साम्यवादी प्रकृति के होते हैं और जो जितना कट्टर साम्यवादी होगा वह उसकी सीट उतनी पक्की मानी जाती है। यहाँ पर हर चीज की कसौटी साम्यवादी दल के प्रति आस्था, साम्यवादी व्यवस्था के प्रति पूर्ण विश्वास, ये हर चीज की कसौटी। इसी आधार पर व्यक्ति का भविष्य निर्धारित होता है। फिर है सर्वसम्मत निर्णय। यहाँ पर जो भी निर्णय होता है, जो भी निर्वाचन होते हैं, जो भी काम होता है, सब सर्वसम्मति से होते हैं। कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। यदि कोई विरोध किया उसका अगले दिन पता नहीं चलता। और दल की सर्वोच्चता, यहाँ पर दल सर्वोच्च है। दल के अधीन रह करके सब कोई काम करते हैं। जब तक आप दल के अधीन हैं, दल के नियंत्रण में हैं, तब तक आप सुरक्षित हैं। और जैसे ही दल के विरोध में आप आ गए, आप पूरी तरह से असुरक्षित हो गए। तो इस प्रकार से भले ही इसके पास समस्त प्रकार के अधिकार हैं, लेकिन इसकी स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है।
इसके समान दयनीय स्थिति दुनिया के किसी भी देश की संसद की नहीं होती। तानाशाही व्यवस्था में तो संसद नाम की चीज ही नहीं होती। यहाँ पर संसद है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। अब चीनी साम्यवादी व्यवस्था में एक नई चीज की स्थापना की गई है, जिसे स्थायी समिति या स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी क्या है? जब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा है तो उसके सत्रावसान काल में एक समिति उसका सब काम करती है। ये साम्यवादी दिमाग के ऊपर है। मतलब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का 4 दिन तो अधिवेशन हुआ मान लीजिए, बाकी बचे 361 दिन। 361 दिन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का काम कौन करेगा? तो उन्होंने एक समिति को स्थापित कर दिया। यह समिति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के बिहाफ में पूरा काम करेगी और स्थायी समिति में लगभग 200 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, कुछ उपाध्यक्ष होते हैं, कुछ महासचिव होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं। इस प्रकार से 200 सदस्यों की समिति बनाई जाती है और ये 200 सदस्यों की स्थायी समिति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम पर समस्त प्रकार की शक्तियों का उपभोग करती है। मतलब उसके जितने ये जो कार्य हैं, कानून निर्माण, संशोधन का कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, निर्वाचन, पदच्युति, युद्ध शांति घोषणा, तमाम प्रकार के काम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम पर स्थायी समिति करती है। ये साम्यवादी व्यवस्था की एक अनोखी चीज है। स्थायी समिति भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन स्थायी समिति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की जान है। जैसे संसदीय शासन में मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में 60, 70, 80 सदस्य होते हैं। इसमें एक मूल संस्था होती है मंत्रिमंडल और उसके ऊपर प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर सब काम करते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की यह मंत्रिमंडलीय समिति है, असली चीज है। और ये राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हुए उसका सब काम करती है। जो काम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को करना चाहिए वह इसकी स्थायी समिति हमेशा करती रहती है। ये हमेशा अधिवेशन में होती है और आवश्यक निर्णय लेने का सब काम इसी के द्वारा ही किया जाता है। ये है चीनी साम्यवादी व्यवस्था की स्थायी समिति। अब देखें न्यायपालिका, मतलब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सर्वोच्च तो है, इसके पास अंतिम शक्तियां हैं, लेकिन प्रत्येक कार्य का निर्धारण दल के द्वारा किया जाता है। दल जैसा चाहता है वैसा ही राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को करना पड़ता है। तो यहाँ पर दल सर्वोच्च है, वो दूसरी संस्था सर्वोच्च नहीं। आप इस संस्था की तुलना दुनिया के किसी भी देश की व्यवस्थापिका से नहीं कर सकते। अब देखें न्यायपालिका। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका नाम मात्र के संस्थाएं बनकर रह गई हैं, तो न्यायपालिका कहां तक स्वतंत्र हो सकती है? देखें न्यायपालिका की विशेषताएं, चीनी न्यायिक व्यवस्था की विशेषताएं देखें। सबसे पहले है न्यायपालिका सरकार का एक अंग है। प्रजातांत्रिक देशों में न्यायपालिका को सरकार का अंग नहीं माना जाता। सरकार मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है ताकि न्याय निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से आम जनता को, नागरिक को प्राप्त हो सके। लेकिन चीन में न्यायपालिका सरकार का एक अभिन्न अंग है। फिर है साम्यवादी व्यवस्था का रक्षक है। प्रजातांत्रिक देशों में न्यायपालिका का काम नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना होता है, संविधान की व्याख्या, कानून की व्याख्या करना होता है, संविधान की रक्षा करना होता है। चीन में न्यायपालिका का काम साम्यवादी व्यवस्था की रक्षा करना है।
साम्यवादी व्यवस्था की रक्षा करना है तो इसका दूसरा रूप क्या हुआ? साम्यवाद के शत्रुओं को, साम्यवादी व्यवस्था के शत्रुओं को कठोर दंड देना होता है। तो यहाँ की न्यायपालिका साम्यवादी व्यवस्था के रक्षक है। तीसरी चीज कठोर दंड है। इतना कठोर दंड है कि उस आदमी का पता नहीं चलता। ये कठोर दंड की व्यवस्था है। यद्यपि संविधान कहता है कि जितने अपराधी हैं उन अपराधियों को सुधारने का पूरा अवसर देकर हम उनको सुधारेंगे, लेकिन चीन जैसे देश में जहाँ की जनसंख्या 150 करोड़ के पास पहुँच गई है, वो कहाँ तक अपराधियों को सुधारेंगे? कानून व्यवस्था इतनी कठोर है कि कोई व्यक्ति कानून के उल्लंघन का दुस्साहस नहीं कर सकता। चौथी चीज न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभाव। न न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, न उनकी पदच्युति कठिन प्रक्रिया है, न उनका वेतन पर्याप्त है, कुछ भी नहीं है। न्यायिक सर्जों पृथक्करण ही नहीं है। तो जिस प्रकार से भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऐसी व्यवस्था चीन में बिल्कुल नहीं है। तो चीन की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। आगे है लोक उत्तरदायित्व। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में न्यायाधीश किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन चीन में न्यायाधीश व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जिस स्तर के न्यायपालिका हैं वो अपने स्तर के शासन प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होकर काम करते हैं। मतलब जैसे उदाहरण भारत के संदर्भ में देखें तो जैसे छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है या छत्तीसगढ़ के जिलों में जिला न्यायालय है, तो ये जिला प्रशासन या राज्य शासन के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेंगे। ये व्यवस्था चीन में है, भारत में नहीं है। तो वहां के न्यायाधीश अपने स्थानीय शासन प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होकर काम करते हैं। मतलब शासन का पूर्ण हस्तक्षेप न्यायपालिका के कार्यों में होता है। फिर एकीकृत न्याय व्यवस्था, वहां पर इकाइयों की अपनी कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। जो भी न्यायपालिकाएं हैं सब केंद्र शासन के द्वारा स्थापित की जाती हैं। एक पिरामिड की भांति वहां पर न्यायपालिकाओं का गठन किया जाता है। जैसे भारत की न्यायपालिका पिरामिड की भांति है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इसी प्रकार से चीन में भी पिरामिड की भांति एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। फिर है निर्वाचित, यहाँ के न्यायाधीश निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस इसके सदस्यों का निर्वाचन करती है, न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। मतलब उसका तो अधिवेशन बहुत कम होता है, स्थायी समिति के द्वारा ही न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है। हर न्यायाधीश का निर्वाचन स्थायी समिति के द्वारा ही होता है। और अवधि, न्यायाधीशों की अवधि 5 वर्ष है और इन्हें प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। न्यायाधीशों का प्रत्यावर्तन, मान लीजिए किसी न्यायाधीश ने अपराधियों के साथ उदारता का बर्ताव किया या ऐसा निर्णय दिया जिसे शासन ने पसंद नहीं किया, उस न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है, मतलब वापस बुला लिया जाता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं, जब न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है तो फिर सोच लीजिए यहाँ पर स्थिति क्या हो। और योग्यता, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश होने के लिए योग्यता क्या है? LLB की डिग्री, LLM की डिग्री, 10 साल की प्रैक्टिस? नो। यहाँ पर न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में संविधान कहता है 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश निर्वाचित हो सकता है। मतलब यहाँ पर मार्क्सवादी साम्यवादी व्यवस्था के प्रति जितनी आपकी अधिक श्रद्धा होगी, आप किसी भी पद तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर न्यायाधीशों के लिए कोई कानून की जानकारी होना का आवश्यक नहीं है। आप दल के यदि बहुत ऊंचे स्तर के नेता हैं, आपको उच्च पद मिल सकता है। और प्रोक्यूरेटर जनरल का पद, जैसे भारत में अटॉर्नी जनरल का पद होता है, राज्य स्तर पर एडवोकेट जनरल का पद होता है, महाधिवक्ता, और केंद्र में महान्यायवादी, ऐसा ही चीन में प्रोक्यूरेटर जनरल का पद है। और यह प्रोक्यूरेटर जनरल संविधान और कानून की रक्षा करता है, अपराधियों को खोज करके दंडित करने का काम करता है और न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का पूरा इसको अधिकार दिया गया है। ये चीनी न्याय व्यवस्था की विशेषता है। देखें इसका संगठन,
संगठन में सबसे ऊपर में सर्वोच्च जन न्यायालय है। इसके न्यायाधीश भी निर्वाचित होते हैं, 5 वर्ष के निर्वाचित होते हैं। योग्यता का निर्धारण राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। मतलब दल के द्वारा लिस्ट बना दी जाती है, इतने लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में निर्वाचित करें, इतने लोगों को स्थानीय स्तर पर, इतने लोगों को वहां पर, और राष्ट्रीय जन कांग्रेस हाथ उठा करके अपना स्वीकृति दे देती है। तो सबसे ऊपर में सर्वोच्च जन न्यायालय है। यहाँ पर इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, संवैधानिक अधिकार तो है ही नहीं, मतलब कि संविधान की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना, इसका कोई अधिकार नहीं। उसके नीचे है स्थानीय जन न्यायालय। स्थानीय जन न्यायालय 3 स्तरों पर, 4 स्तरों पर बटा हुआ है। एक है मूल जन न्यायालय, बिल्कुल छोटी इकाइयों में है, बिल्कुल लोअर कोर्ट है ये। दूसरा स्तर है मध्यवर्ती जन न्यायालय, इसके ऊपर के न्यायालय। और तीसरे स्तर पर उच्चतर जन न्यायालय, जैसे तहसील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये 3 स्तर के यहाँ पर न्यायालय बटे हुए हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है। और चौथा है विशेष जन न्यायालय। विशेष जन न्यायालय 3 भागों में फिर बटा हुआ है। एक है सैनिक न्यायालय, दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है जल परिवहन। इससे संबंधित मामले यहाँ पर पेश किए जाते हैं। और पूरी न्याय व्यवस्था का दारोमदार इस चीज में है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो साम्यवादी व्यवस्था का आलोचक है, विरोध करता है, राष्ट्र की व्यवस्था के प्रति जो द्रोह करता है, उसको पकड़ के खोज करके कठोरतम दंड दिया जाता है। यहाँ पर भारत में जैसा कसाब को जब तक उसके केस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था, करोड़ों रुपए उसके सुरक्षा में और खोज और व्यवस्था खर्च किए गए, ऐसा कोई काम चीन में नहीं होता। यहाँ पर एकमात्र उपाय है, जितने भी विरोधी हैं, इन विरोधियों का समूल विनाश कर दिया जाए और साम्यवादी व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। ये है चीन की न्याय व्यवस्था। इसी के साथ चीन के सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर व्याख्यान पूर्ण हुआ। अगले व्याख्यान में देखेंगे चीन का साम्यवादी दल, जो चीनी साम्यवादी व्यवस्था की जान है। आपको